नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा सरकार प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कर रही है काम। यह कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को सूरजमुखी फसल का भाव पड़ोसी राज्यों से ज्यादा मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसान हित में नहीं है, वे किसान हित की नीतियों को कमजोर करना चाहती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वीरवार को स्थानीय डीसी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व भारतीय कबड्डी टीम के कोच राम मेहर के निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार आम जन की भलाई के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को 3700 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसके साथ ही श्री गडकरी ने हांसी से जींद और जींद से कैथल सड़क मार्ग को 4 लेन करने की सहमति दी। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के शाहबाद से रादौर तक वाया बबैन और यमुनानगर तक रोड को सीसी वाला रोड करने की मंजूरी दी है। इनके बनने से प्रदेश में सड़कों का आधारभूत ढांचा और अधिक मजबूत होगा। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में इस प्रकार से नए नए उद्योग स्थापित हों। उन्होंने कहा कि हम और राज्यों से कहीं अधिक बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्व प्राप्ति की बात हो या प्रदेश में सूरजमुखी के भाव की बात हो। उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश में सूरजमुखी के भाव को लेकर आंदोलन हुआ हो, लेकिन हरियाणा में किसानों को 6050 रुपए प्रति क्विंटल रेट दिया गया है, जबकि पंजाब में 5000 रुपए भी भाव नहीं पहुंचा है। इसी प्रकार राजस्थान में महज 3800 से 4100 के बीच सूरजमुखी का भाव है। इससे यह साबित हो रहा है कि विपक्षी पार्टियां हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने की नीतियों को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। के अंदर नए साथियों को कैसे संगठन में जोड़ा जाए, कैसे काम आगे जिम्मेवारी देकर बढ़ाया जाए। खासतौर पर जो 2 मुहिम संगठन ने शुरू कर रखी है, एक हर बूथ पर युवा साथियों को कैसे जोड़ा जाए बूथ योद्धा के तौर पे, और दूसरा महिला सखी हर बूथ पर बनाई जाए। और मुझे खुशी है कि दोनों सेलों ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है। कल मैंने दादरी का रिव्यू किया तो लगभग 70% बूथ योद्धा का काम पूरा हुआ और महिला सखी के ऊपर आज लगभग 450 बूथ दादरी के अंदर और 100 से ऊपर बूथ हो गए। महिलाओं को जिम्मेवारी देकर संगठन में जोड़ा गया है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में 50% जो आबादी है, इस आबादी के अंदर जो जिम्मेवारी हमारी माताओं बहनों की है, तो जिम्मेवारी संगठन की ताकत को और मजबूती दे। जल्द जो हल्का प्रधान युवा की जिम्मेवारी है, महिला की जिम्मेवारी, उसको भी हम संगठन के तौर पर आउट करेंगे। तो प्रदेश सिंह चौटाला जी को दोबारा एक बार उस टाइप कराना, मुझे लगता है उसके बाद और ज़्यादा गति के साथ संगठन का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शुरू। संशय नहीं है, आपको संशय है। अब उस संशय को मैं कितनी बार कह के दूर करूँ, मुझे नहीं लगता। 3.5 साल स्टेबिलिटी के साथ चला, आगे भी चलेगा। दोनों पार्टियां अपना संगठनिक काम कर रही हैं और मुझे नहीं लगता कि ना हम प्रतिबंध कर सकते बीजेपी को, ना बीजेपी हमें कर सकती कि संगठन का काम रोका जाए। तो हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर है और उसकी मूवमेंट है। जो भी चर्चा होगी कैसे आगे के चुनाव लड़ जाएगी, मुझे लगता है चुनाव के पास आज से प्रिडिक्ट करना कौन कितने पे लड़ेगा, ये तो मुझे लगता नहीं कि चौधरी देवीलाल जी के समय पे हुआ हो, INLD के समय पे हुआ हो, अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का था तब हुआ हो। तो सारी बातें चर्चाएं क्या शेयरिंग रेशो रहेगी चुनाव के पास। और मुझे तो उम्मीद है कि उसके अंदर प्रदेश सिंह चौटाला जी को भी वो रिलीफ जरूर मिलेगा। रिलीफ मिलते ही हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर पाएंगे कि वो आकर अपनी कर्म भूमि को संभाल लेगा। आज तो सरकार के माध्यम से आम जन का कैसे भला, इसके ऊपर सरकार काम करे। परसों परले दिन नितिन गडकरी जी आए थे, हरियाणा को 3700 करोड़ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे के गए। उसके साथ साथ जो एक मांग थी हांसी से जींद और जींद से कैथल को 4 लेन करने की, उनने सहमति दी है। वैसी एक मांग थी कुरुक्षेत्र के शाहबाद से लेकर आगे रादौर तक वाया बबैन और यमुनानगर तक को सीसी करने का।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 20 जुलाई से आयोजित करवाई जाएंगी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की पूरक परीक्षाएं। यह जानकारी बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव व सचिव कृष्ण कुमार ने वीरवार को संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। वहीं उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं की डेट शीट बोर्ड की साइट पर अपलोड की जा चुकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक जुलाई 2023 की परीक्षाएं 20 जुलाई से करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। दोनों परीक्षाओं के तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार हरियाणा प्रशासनिक सेवा ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय आंशिक अंक सुधार एक विषय की एक दिवसीय परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई 2023 को करवाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि सेकेंडरी शैक्षिक कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय पूर्ण विषय आंशिक अंक सुधार व विशेष अवसर की परीक्षाएं 21 जुलाई से आरंभ होकर 28 जुलाई 2023 तक संचालित होंगी। वहीं परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 20 जुलाई से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं करवाने जा रहा है, जिसके अंदर सेकेंडरी के अंदर सीनियर सेकेंडरी में कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय आंशिक अंक सुधार और एक विषय की एक दिवसीय परीक्षा होगी सीनियर सेकेंडरी। तो इनमें से कोई भी विद्यार्थी इस तरह के जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कंपार्टमेंट क्लियर कर सकते, वो अपने इसमें भाग लेंगे। साथ में ही जो सेकेंडरी कक्षाएं 10th की कक्षाएं हैं, उसमें कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय पूर्ण विषय एक नया फीचर है, आंशिक अंक सुधार व विशेष अवसर की जो परीक्षा है वो 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 जुलाई तक रहेंगी। इसमें सभी विद्यार्थी जिनकी कंपार्टमेंट आती है, अंक सुधार करना चाहते हैं, वो सभी हिस्सा ले पाएंगे इसमें। ये करने जा रहे हैं। सेकेंडरी कक्षा के अंदर इस बार इसमें 37,118 विद्यार्थी जो है भाग लेंगे और सीनियर सेकेंडरी में 37,118 और सेकेंडरी में 37,117 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। ये कंपार्टमेंट और इसकी जो डेट शीट है हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और जो सेकेंडरी की परीक्षा है वो 21 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगी और सीनियर सेकेंडरी की एक सिंगल डे की रहेंगी, जो कि 20 जुलाई को एक सिंगल डे में सभी सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं होंगी। समय सीनियर सेकेंडरी का और सेकेंडरी का एक ही रहेगा। ये परीक्षाएं दोपहर में 2 बजे से 5 बजे के बीच जो है संचालित की जाएगी। जितनी भी सुविधाएं एनुअल एग्जामिनेशन में मिलती हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस एनुअल एग्जामिनेशन में है, वो सभी रूल एज इट इज़ लागू रहेंगे। वो एज इट इज़ जितना भी सिलेबस है हमारा सेशन का, वो हमने बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड की जो वेबसाइट है www.bseh.org.in पर जाकर आप स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर उसे देख सकते हैं। पूरी जानकारी उसकी अवेलेबल है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सामुदायिक पुलिसिंग और हरियाणा उदय के तहत भिवानी उपमंडल के गांव मुंडाल खुर्द के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी की एडीसी अनुपमा अंजलि ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करके 104 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर समाधान भी किया। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड व पेंशन संबंधित त्रुटियों को दुरुस्त किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों का मेडिकल चेकअप किया गया और चिरायु कार्ड भी बनाए गए। कार्यक्रम में अपना संदेश देते हुए एडीसी श्रीमती अनुपमा अंजलि ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले में डीसी नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में सामुदायिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर आयोजित हरियाणा उदय के तहत आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां एक तरफ लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निपटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों को ऑनलाइन माध्यम से योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। नागरिक अब घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। सरकार की सभी योजनाएं परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ी जा चुकी हैं। ऐसे में सभी नागरिक अपना परिवार पहचान पत्र बनवाएं
ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। क्यों काम नहीं हो पा रहा काम, ठीक है जी, अभी मैंने इनसे बात करी है आपके पानी की बहुत समस्या है, पीने का पानी की और सप्लाई पर जी एक NSN के साथ निकासी के लिए है और दुकानों में अलग सब्जेक्ट के लिए। एक साहब कोई मैंने बोला था पब्लिक हेल्थ है, कुछ जगह जगह पानी के जो लाइन बिछी हुई पुरानी सारी गंदम हो चुकी है, हर जगह जगह टूटी हुई है, गाँव वालों को पानी पीने की समस्या में गंदा पानी पी रहे। तो आज हमारा ये हरियाणा उदय का आउटरीच प्रोग्राम मुंडाल में हमने आयोजन किया। तो इसमें डीसी साहब के निर्देश अनुसार एडीसी मैडम ने 100 से अधिक परिवादों को सुना, जिनमें अधिकतर पीपीपी, पानी की समस्या और जल भराव की समस्याओं के इर्द गिर्द था। तो उनकी सुनवाई की गई और हमने विभिन्न विभागों को ये लेटर और वो में किया जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से होगा। इस आउटरीच के अंतर्गत हमने हेल्थ, पीपीपी, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ के हमने कैंप भी लगाए। तो उसमें बहुत ही अच्छा फुटफॉल भी था। तो मैं सभी मुंडाल वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इतने बड़े पैमाने में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा पशु विज्ञान केंद्र भिवानी में 7 दिवसीय व्यावसायिक भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन वीरवार को हो गया। डॉक्टर योगेंद्र यादव द्वारा पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी ज्ञान प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पशुपालकों के तकनीकी ज्ञान व कौशल को बढ़ाना था, ताकि वे इससे प्रति इकाई पशु उत्पादन में इजाफा करते हुए अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों ने विभिन्न पशुओं, विशेषकर भेड़ बकरियों की विभिन्न नस्लों, वैज्ञानिक आवास प्रबंधन, भेड़ बकरियों में अंतः और बाह्य परजीवियों की रोकथाम, मुख्य बीमारियों, डेयरी तथा भेड़ बकरी पालन को अपनाकर पशुपालकों की आय का दोहरीकरण, जैव सुरक्षा का महत्व, पशुओं की प्रमुख प्रजनन समस्याएं, पशुओं में प्रमुख रोग एवं बीमारियों से बचाव और दूध पदार्थों से आमदनी बढ़ाने आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पशुपालन की योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया। प्रशिक्षण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र सहरावत, उप निदेशक पशुपालन विभाग भिवानी ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए तथा इस अवसर पर पशुपालकों से आह्वान किया कि यदि पशुपालक नस्ल सुधार कर अधिक दूध देने वाले पशु रखें और डेयरी फार्मिंग के अलावा भेड़ बकरी पालन को भी अपनाएं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का बहुत ही बेहतर विकल्प है। सर, पशु विज्ञान केंद्र में हमको खासकर भेड़ बकरी के लिए ट्रेनिंग दी गई है और उनका रख रखाव, उनका बाड़ा वगैरह हम कैसे बना सकते हैं, उनकी बीमारियों का उपचार हम कैसे कर सकते हैं और पशुपालन किस प्रकार किया जाता है, मतलब इन्होंने अच्छे से हमको ट्रेनिंग दिया और हमने भी बहुत सुचारू रूप से इनसे ट्रेनिंग हासिल किया है। और उसके बाद डॉक्टर शेरावत साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ये तुमने ठीक से ट्रेनिंग लिया कि नहीं लिया। उन्होंने हमारा एज ए इंटरव्यू लिया है और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये पशुपालन पशुधन एक बहुत अच्छी योजना है, इससे किसी गरीब भाई के पास पैसा वगैरह ना हो तो लोन भी उपलब्ध है। 16/6/2023 से और 22/6/2023 के पशुपालन विभाग में हर तरह की बीमारियों की जानकारी के डॉक्टर यहाँ रोज़ाना बदल बदल के बुलाए गए। डॉक्टरों ने हमें बीमारी के बारे में बताया और कौन सी ब्रीड अच्छी रहती है दूध के लिए, मीट के लिए, काफ़ी नस्लों का ज्ञान है डॉक्टर साहब ने हमको बताया है। और इनका जो रख रखाव है भी कितने फिट का शेड होना चाहिए, एक बकरी को कितनी जगह, भेड़ को कितनी जगह होनी चाहिए, इसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। फिर उनकी फीड के बारे में बताया गया है, किस तरह की फीड किस मौसम में इनको देनी चाहिए। हर दवाई के बारे में
हमको बताया गया है कि इस बीमारी में कौन सी दवाई लगानी चाहिए, इस मौसम में कौन सी दवाई यूज करनी है। रोज़ाना बदल के वेटरी सर्जन आए हैं हिसार से भी, और अन्य भी डॉक्टर साहबों ने बुलाए हैं और बहुत अच्छी तरह से हमको ट्रेनिंग दे के गए हैं। ये जो ट्रेनिंग का बैच है, ये मैंने इनसे फीडबैक भी ली है। ये बहुत अच्छी, क्योंकि ये एरिया भेड़ बकरी के लिए बहुत अच्छा एरिया है, और जो आदमी भेड़ बकरी पालेगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी भेड़ बकरी में भी है। कम बीमारियां होती है, मोर्टेलिटी कम है उसमें, और ये इनको सारी स्कीमों के बारे में बता दिया गया है, सारी बीमारियों के बारे में बता दिया गया है, सारी ब्रीड के बारे में बता दिया गया है, और क्या दिक्कतें आती है, कैसे आप मैनेज करोगे, मार्केटिंग क्या है, उसके रख रखाव क्या है, सारी चीज़ों में बहुत अच्छी तरह इनको ट्रेनिंग दी गई है। उसके बावजूद भी अगर इनको कोई ज़रूरत है तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारे वेटरनरी सर्जन जगह जगह हॉस्पिटल्स में है, इनको बता दिया गया है भी आप अपने कंसर्न वेटरनरी सर्जन से फिर भी कोई आपको कोई डाउट है, कोई क्लियरेंस देनी है तो आप उनसे बात करिए, और वो आपको जो भी है। इनके जो हमारी नेशनल मिशन स्कीम है, लाइफ स्टॉक नेशनल मिशन स्कीम है जो हमारी, उसमें 100 से 500 बकरियों तक का जो हम लोन देते हैं वो भी बता दिया गया है। उसके लिए जो प्रोसेस है ऑनलाइन कैसे होता है वो भी हमारा नोडल अफसर है, वो इनको हमें बता दे, तो शाम SDO है, और जो हमारे डॉक्टर वो मदद करेंगे। और अगर ये अच्छी तरह भेड़ बकरी का पालन करेंगे, क्योंकि एरिया इसके लायक भी है, तो बहुत अच्छा एक आजीविका का साधन बनेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा इसमें। ये प्रशिक्षण लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशालय के जो पशु विज्ञान केंद्र भिवानी है, इसमें भेड़ और बकरी पालन संबंधित ट्रेनिंग ये 16 तारीख से अभी 22 तारीख तक दी गई है। इसमें विभिन्न पहलुओं पे भेड़ बकरी पालन के बारे में चर्चा की गई है। विशेषज्ञों द्वारा एक्सपर्ट लेक्चर, चाहे यूनिवर्सिटी से हों चाहे आसपास के वेटरनरी सर्जन से, तो पूरा जो भी भेड़ बकरी पालन संबंधित कोई समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश, और जो किसान भाई हैं कि स्वरोजगार आजकल स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं, भेड़ बकरी पाल के अपनी जीविका चला सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, तो इसके बारे में ये ट्रेनिंग दी गई है। और समय समय पे हमारे केंद्र पे इस तरह की ट्रेनिंग, चाहे भेड़ बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, डेयरी पालन हो, ये हम देते रहते हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया अभियान जरूरतमंद महिलाओं के लिए अत्यंत सहायक साबित हो रहा है। अभियान का लाभ उठाकर महिलाएं संगठित होकर काम करके समृद्धिशील बनती जा रही हैं। यह जानकारी मिशन की कार्यक्रम अधिकारी शिखा राणा ने दी। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा संगठन से समृद्धि की ओर अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। मिशन के तहत लगभग 50,156 परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है, जिसके अंतर्गत जिले में अभी तक 4,264 समूह में 46,900 परिवारों की महिलाएं समूह की सदस्य हैं। 7 से 13 समूह को जोड़कर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार जिले में 335 ग्राम संगठन बन चुके हैं। अलग अलग खंडों के 15 क्लस्टर लेवल संगठन महिलाओं द्वारा बनाए जा चुके हैं। इस बारे में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी शिखा राणा ने बताया कि संगठन से समृद्धि की ओर अभियान के तहत महिलाओं को जोड़कर उनके समूह बनाए जा रहे हैं। संगठनों में शामिल महिलाएं बड़े उत्साह के साथ अपने स्वरोजगार हेतु कार्य कर रही हैं। इससे महिलाएं और अधिक समृद्ध हो रही हैं। जीविका मिशन के तहत समूह बनाए जाते हैं, जिसमें 10 से 15 महिलाएं एक समूह में सदस्य होती हैं। ये प्रोग्राम, ये मिशन भिवानी में 2013 में शुरू किया गया और इसके अंतर्गत 50,156 फैमिलीज़ को, परिवारों को संगठित कर समूहों का गठन करना था, जिसके तहत अभी तक 4262 समूहों का गठन किया जा सकता है। सभी सदस्य महिला सदस्य होती हैं और 46,800 परिवारों को संगठित कर समूह बनाया गया। अभी एक विशेष अभियान संगठन से समृद्धि चलाया जा रहा है, जिसके तहत अप्रैल मई में 110 सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। जब ये महिलाएं संगठित होती हैं तो इनमें एक अलग तरह का आत्मविश्वास जागता है कि ये इनको अपने लिए काम करने के लिए और आत्मसम्मान से काम करने के लिए एक जागृति आती है, जिसके तहत ये अपना स्वरोजगार
अपना अपना आय वर्धन के लिए कोई भी कार्य करती है। सबसे बड़ी बात ये है प्रोग्राम की कि इन्हीं महिलाओं के नाम गांव में खाता एकत्रित होकर गांव में खाता खुलता है, जिसको ये ही संचालित करती है। अपने इन्हीं में से 10 महिलाओं में से या 15 महिलाओं में से 3 महिलाएं जो कि अकाउंट को ऑपरेट करती हैं, समूह में बैठ के सब महिलाएं निर्णय लेती हैं और उसके बाद ये पैसे का लेन देन करते हैं और अपने रोजगार शुरू करती हैं। बहुत सारी महिलाओं ने जिला भिवानी में अपने अपने रोजगार शुरू किए हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, दुकान खोलना, सर्विसेज देना और प्रोडक्ट बनाने का काम, पापड़ और बड़ी, अचार, मसाले, इस तरह का कार्य भी जिला भिवानी में महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। सभी गांव में जिला भिवानी के एसएचजी चल रहे हैं, महिलाएं अपना लेन देन कर रही हैं पैसे का और स्वरोजगार भी चला रही हैं। अपने भिवानी जिले का सभी गांव में एसएचजी हैं, 4262 आज एसएचजी हैं। ट्रेनिंग हरियाणा सरकार के द्वारा ही दी जाती है। ट्रेनिंग का पूरा कैलेंडर होता है, चार्ट बना के पूरे साल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहती हैं महिलाएं। इसके अलावा बैठक, बुक कीपिंग पर भी विशेष फोकस किया जाता है कि जिससे इनके आपस में हिसाब किताब क्लियर रहे, तो महिलाएं लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बनी रहें, एक दूसरे का सहयोग करती। गर्मी व बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों के खान पान पर दिया जाए विशेष ध्यान, यह कहना है चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर अमित गोयत का। वहीं उन्होंने बताया कि गर्मी के चलते अस्पताल में रोजाना बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गर्मी के मौसम को देखते हुए बाल रोग की ओपीडी कुछ ज्यादा ही हो जाती है। नॉर्मल दिनों में ओपीडी 50 से 100 तक होती थी। गर्मी के मौसम में 200 से 250 तक ओपीडी हो जाती है। इन दिनों में छोटे बच्चों में मलेरिया, दस्त, उल्टी, हेपेटाइटिस बी नामक बीमारियां ज्यादा दिखाई देती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए अभिभावकों को छोटे बच्चों का खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नींबू नमक का पानी, नारियल पानी, खीरे, दलिया, दूध ज्यादा से ज्यादा सेवन कराना चाहिए। छोटे बच्चों को उबाल कर गर्म पानी पिलाना चाहिए। दूध भी उबाल कर देना चाहिए। उससे भी अच्छा छोटे बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। खान पान संबंधित सावधानियां बरतने पर छोटे बच्चों को अनेक तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। अभिभावक को आप सलाह देना चाहिए। आजकल गर्मी के मौसम में हमारे पास बहुत सारे पीली और हेपेटाइटिस के बच्चे आ रहे हैं, जो उल्टी, दस्त करके, बुखार करके लक्षणों के साथ आ रहे हैं। उनके लिए हमें सबसे पहले पानी उबाल के ठंडा करके देना है पूरा दिन। उसके बाद ताज़े फल सब्जियां देनी है जिनमें हाई फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे सेब, केला, चीकू, पपीता, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस, नारियल पानी, ये हम सारी चीज़ें दे सकते हैं। खाने में हमें डीप फ्राई चीज़ें, ऑयली स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी बच्चे को, ठीक है जी। उसके बाद हम दलिया खिचड़ी दे सकते हैं। हल्का खाना देना है बच्चे को, थोड़ी मात्रा में बार बार देना है। दूध का सेवन हम कर सकते हैं, लेकिन दूध उबाल के देना है हमें। दूध उबाल के पानी मिला के मलाई उतार के थोड़ा हल्का देना है हमें, ठीक है जी। और सारा दिन बार बार ख्वास करके हमें उसको कुछ खिलाना है, कुछ ना कुछ खिलाते रहना लगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी हम भर्ती हो सकते हैं, अगर लक्षण ज़्यादा हो तो बच्चे को। बाजरा, गेहूं व कपास, सरसों की फसलों पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले एमएसपी की वजह से भिवानी के किसानों की आय में हुआ है मुनाफा। वहीं इस बारे में कृषि वैज्ञानिकों व किसानों का मानना है कि भिवानी जिले के अधिक पानी वाले क्षेत्रों में बागवानी, फल, सब्जी इत्यादि खेतों में उगाकर ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। राजस्थान से सटे भिवानी जिले में 70% से भी अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ बालू एवं रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा है। वह पानी की कमी की वजह से भी यहाँ फसलें उगाने में किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी भिवानी जिले में अनेकों उत्तम किसान मौजूद हैं जो अपनी खेती के बलबूते पर सही समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली जानकारियां और दवाइयों व बीजों के माध्यम से अच्छी खेती करते हैं। साथ ही साथ भिवानी जिले में कई ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान भी हैं जो ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। वहीं अत्यधिक किसान यहाँ जनरल फसलें उगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। भिवानी जिले में अत्यधिक गेहूं, बाजरा, कपास की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें किसान निपुण है व सरकार द्वारा मिलने वाले बीज, दवाइयाँ समय समय पर जानकारी से भी अपना फायदा उठाते हैं। भिवानी जिले में अब जहाँ पानी की मात्रा अधिक है, वहाँ पर सब्जियां व फल के रूप में बागवानी विभाग से किसानों को सब्सिडी, बीज व दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी बदौलत किसानों ने अमरूद के बाग, नींबू व स्ट्रॉबेरी की फसल लगाना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से
किसानों को काफी फायदा होता है। इस बारे में डॉक्टर गुलाब सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। प्रजापत बोल रहा हूँ, बेर की खेती करूँ हूँ, काम धंधा ठीक से है। तरबूज की भी खेती करूँ हूँ, तरबूज में भी काम धंधा ठीक से, बढ़िया काम चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल गया है। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश सांगवान है। मैं गांव जीतपुरा का रहने वाला हूं और मैं एक अच्छा किसान समझता हूं अपने आप को। मैं मूंगफली बोता हूं 5-6 एकड़ में, उससे मेरे को अच्छा खासा लाभ मिलता है और सरकार की तरफ से भी समर्थन मूल्य दिया गया है, वो भी मिल जाएगा तो उसको भी लेने की कोशिश करूंगा। और बाजरा भी जुताई करता हूं। बाजरा की फसल के पैसे हमारी हरियाणा सरकार देती है, प्रति एकड़ 8 क्विंटल के एक्सेस बढ़ा करके, वो भी मैं लेता हूं। और गेहूँ और ज्वार वगैरह भी थोड़ी सी बो लेता हूं। मतलब मैं अच्छे ढंग से खेती करता हूं। 17 एकड़ का मालिक हूं और मेरे को किसी किस्म की तंगी नहीं है। बहुत बढ़िया से मैं सुचारू रूप से खेती करता हूं। और ये जो मैं रमेश चंद्र पंगाड़, गांव खरकड़ी माकवान का किसान हूं। मैं कपास, गेहूं, बाजरा इसकी खेती करता हूं। मैं 7-8 एकड़ का मालिक हूं और अच्छी फसल, अच्छा बीज हमें सरकार के जो सरकारी केंद्र हैं उनसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। अच्छा बीज मिल रहा है और इस फसल का जो दवाई वगैरह हैं सब सरकार की बताई हुई यूनिवर्सिटी से हमें उपलब्ध होती है और बहुत अच्छा मुनाफा हमें मिल रहा है। वो भी जिला बागवानी विभाग से मिलती है। इस तरह के कार्य अगर किसान भाई करेंगे तो निश्चित ही किसान भाइयों की इनकम में इजाफा होगा। और जो जनरल फसल है उनमें भी इनकम है, क्योंकि जो सरकार ने अभी MSP जो बढ़ाए हैं उनसे भी इनकम में इजाफा हो रहा है। वैसे भी पिछले साल के हिसाब से देखें तो पिछले साल जैसे सरसों की बात करें तो आप भाई MSP से भी ज़्यादा भाव में बिकी थी। और अब की बार भी गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान भाइयों की सरसों की खरीद की है और ज़्यादातर किसान भाइयों ने मंडी में अपनी फसल को भेजा भी है। तो इस तरह से अगर MSP पे भी बिकती है तो किसान भाइयों को निश्चित रूप से फ़ायदा जनरल फसल में भी हो रहा है। तो बात करें हम जैसे फलों की या सब्जियों की, तो भिवानी के अंदर कितना? भिवानी में ज़्यादातर फसल हमारे यहाँ उस जहाँ थोड़ी ही चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी जहाँ पे है उसमें किसान भाई अमरूद की खेती कर सकता है, अमरूद के बाग लगा सकता है। और जहाँ बालू मिट्टी है वहाँ पे किसान भाई बेर, जो कि कहते थे ना भाई पहले भी, जहाँ अकाल जब भी पड़ता है तो बेर निश्चित रूप से होता है। बेर की खेती हमारे भिवानी ज़िले में अच्छे से की जा सकती है और अपनी आय किसान भाई बेर की खेती से कर सकता है। जहाँ पे बालू मिट्टी है और जहाँ पे थोड़ी चिकनी दोमट है वहाँ पे अमरूद की खेती कर सकता है। और जहाँ पे पानी अच्छा है, नहर का पानी जिस एरिया में है, तो उसमें हमारे किसान भाई जो सिट्रस ग्रुप हैं जैसे गुआवा है, किन्नू है, नींबू है, इस तरह की खेती किसान अगर करता है तो निश्चित रूप से किसान भाइयों की आय में इजाफा होगा। हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती कुछ एरिया में, थोड़ा बहुत एरिया है जो बीरन के आसपास का एरिया है, उसमें अभी पिछले 3-4 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और निश्चित रूप से वो किसान अपनी इनकम स्ट्रॉबेरी से बढ़ा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।